हिंदुस्तान अखबार, शुक्रवार 24 जुलाई 2026। पायल सेठ का पहला लेख है, एआई की चुनौतियों से आंखें न चुराइए। एक दर्जन नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ दुनिया के लगभग 200 अर्थशास्त्रियों और एआई शोधकर्ताओं ने विगत 13 जून को बी मास्टर एक्ट नाउ शीर्षक से एक बयान जारी किया। इस बयान में चेतावनी दी गई कि अगले 10 वर्षों में एआई बेहद शक्तिशाली हो सकता है। यह दुनिया की अर्थव्यवस्था को औद्योगिक क्रांति से भी अधिक तेज गति से बदल रहा है। हालांकि एक बड़ा जोखिम यह है कि एआई बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां खा रहा है। पिछले महीने जारी इस बयान के मुख्य समन्वयक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एरिक ब्रिनजोल्फसन का मानना है कि दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि इसकी सबसे अधिक चिंता भारत को होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा युवा कार्यबल और ऐसा औपचारिक श्रम बाजार है जो सालाना लाखों स्नातकों को रोजगार देता है। ब्रिनजोल्फसन की यह चेतावनी भरत चंद्र और रूप चेन के एक अहम शोध जिन क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल नहीं होता है उनके मुकाबले एआई संचालित कंपनियों में 22 से 25 साल की युवाओं को नौकरी में लगभग 16% की गिरावट आई है। यह अध्ययन अमेरिका में हुआ था। वही उन्हीं कार्यालयों में उम्रदराज कर्मियों की संख्या बढ़ती रही। शोधकर्ताओं ने इसे युवा कर्मियों पर खतरा बताया था। क्या भारत भी खतरे का यह घंटी बज रही है? हमने अप्रैल 2020 से 2025 तक के भारत के औपचारिक रोजगार का सबसे व्यापक रिकॉर्ड यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मासिक आंकड़ों की जांच की। ईपीएफओ को श्रेणियों के 3 अलग समूह में विभाजित किया गया। इनको उच्च, मध्यम और निम्न समूह में बांटा गया। फिर हमने 2022 में ओपन एआई की चैट जीपीटी की जारी होने से पहले के रोजगार और बाद के रोजगार को तुलना की। नतीजे चौंकाने वाले मिले। एआई की मदद से काम कर रहे क्षेत्रों में उम्रदराज कर्मचारियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चैट जीपीटी आने के बाद एआई ज्यादा उपयोग करने वाले उद्योगों में 29 से 35 साल के कर्मचारियों की संख्या में लगभग 70% और 35 साल से ज्यादा उम्र वालों में 54% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन 21 साल से कम उम्र के कर्मचारियों में ना बढ़ोतरी हुई है, में ना के बराबर बढ़ोतरी रही। 18 साल से कम उम्र वालों में 3 से 3.5% और 18 से 21 साल वालों में सिर्फ 1% की वृद्धि हुई है। अलग अलग श्रेणियों में यह अंतर साफ दिखता है। निर्माण और बस्तर जैसे कम असर वाले उद्योगों में 18 साल से कम उम्र वालों की संख्या में भी 110% की बढ़ोतरी हुई है। इन सबके बरकस जिन उद्योगों में एआई का कम उपयोग होता है वहाँ 18 साल से कम के कामगारों में 110% की वृद्धि देखी गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा अंतर वहाँ दिखता है जहाँ एआई के काम के तरीकों में को बदलना शुरू कर दिया, जैसे विशेषज्ञता, सेवा और वित्त क्षेत्र में कोडिंग जैसे कुलीन काम एआई अभी तक जिस चीज की नकल नहीं कर सका वह है टैसिट नॉलेज, यानी सालों के अनुभव से बनी समझ और निर्णय लेने की क्षमता। इसलिए इनकी जगह एआई तैनात कर देने का खतरा ज्यादा है। एक और वजह है एआई की मदद से अनुभवी कर्मचारी अपने काम का दायरा बढ़ा सकते हैं। कंपनियां ऐसे दक्ष कर्मचारियों को निकालने के बजाय नई भर्तियां घटा रही है। एक अहम बात है जो भारत की अमेरिका से अलग करती है, वह शोधकर्ताओं को युवाओं की नौकरी में सीधी गिरावट दिखी, जबकि भारत का औपचारिक क्षेत्र अब भी बढ़ा है। एआई की ज्यादा उपयोग वाले उद्योगों में भी युवाओं के लिए नौकरियां में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि यह उम्रदराज लोगों या कम असर वाले उद्योगों के युवाओं की तुलना में बहुत कम है। यह नतीजा इस गलतफहमी को उजागर करता है कि एआई का सबसे बुरा असर भारत के अकुशल कर्मचारियों पर पड़ेगा। हमारा डाटा फिलहाल इसके
उलट उलट बात कहता है। विशेषज्ञ सेवा या वित्त मामलों में युवाओं को सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल 200 अर्थशास्त्रियों के हस्ताक्षर वाले इस बयान के को खारिज करना मुश्किल है। इसमें ऐसे प्रोत्साहन सुरक्षा घेरे और संस्थाओं की मांग की गई जो यह सुनिश्चित करे कि एआई इंसानों की जगह लेने की बजाय उनकी मदद करे। भारत के लिए इससे 3 नतीजे निकाले जा सकते हैं। पहला, उच्च शिक्षा के शुरुआती स्तर पर ही सोचना होगा। ऐसी डिग्री जिनमें एआई की दखल बढ़ने वाली है, इसकी प्रासंगिकता के बारे में उन्हें नए सिरे से सोचना होगा। दूसरा, ईपीएफओ डाटा इस्तेमाल होने वाले लेबर मार्केट डाटा में से एक है तक शोधकर्ताओं की पहुंच ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा, एआई की बजाय के अनुभवी कर्मचारियों की मांग बढ़ेगी ही, इसकी गारंटी नहीं। जो कंपनियां अप्रेंटिसशिप, मेंटरशिप व जूनियर कर्मियों के प्रशिक्षण में निवेश करेगी, उन्हें बढ़त मिल सकती है। भारत में रोजगार आकांक्षी युवाओं पर अभी अमेरिकी नौजवानों की तरह का खतरा नहीं है। औपचारिक क्षेत्रों में काम कर रहे यहाँ के युवाओं रोजगार नहीं छिन रहा, लेकिन उन पर खतरे के संकेत उन क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं जहां एआई का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है, जबकि एआई के कम उपयोग वाले क्षेत्रों में इनके हम उम्र कामगार दहाई अंकों में विकास कर रहे हैं। हम अभी तक इस बदलाव को पूरी तरह समझ नहीं पाए और हमारे डाटा की भी सीमाएं हैं। हालांकि दिशा बताने वाले साक्ष्य एक जैसे हैं और अमेरिका में हुई शोध से भी मेल खाते हैं, जिनके नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने कहा कि कार्रवाई करने का समय आ गया है। इसका अर्थ है कि खतरे की घंटी बज रही है, उसकी ध्वनि फौरन सुनने में ही समझदारी है। अगला लेख है परीक्षा सुधार जरूरी। प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है और उसकी संतुष्टि के बाद ही इसका समापन होगा। फिलहाल समय संयम और संवाद का है। अब इस आंदोलन का जो आकार हो गया है उसमें कई सियासी कोण बन गए हैं, तो इसके पटाक्षेप में कुछ वक्त लग सकता है। सियासत से अलग देखें तो गुरुवार को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं का कड़ा रुख दिखाया, उससे लगता है कि देश में परीक्षा पारदर्शिता के एक नए दौर का आगाज हो सकता है। सरकार ने परीक्षा तंत्र लीक के जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए त्वरित अदालतें या फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। परीक्षाओं को दोष रहित बनाने के लिए परीक्षा तंत्र को निर्दोष बनाना होगा और इसके लिए सबसे जरूरी है इस तंत्र में शामिल भ्रष्ट लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। जब तक कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक पेपर लीक को रोकना मुश्किल है। गुरुवार को उत्तराखंड से आई पेपर लीक की खबर चिंता जताती है। देश में पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून की मांग हो रही है, जबकि 2 साल पहले ही बने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत दोषियों को 3 से 5 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि अगर कोई गिरोह ऐसा करे तो सजा बढ़कर 5 से 10 वर्ष की कैद और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। इतने बड़े कानून के बाद जरूरी है कि दोषियों को मुस्तैदी से सजा दिलवाई जाए। इससे अब पुलिस के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। जिस भी राज्य को इसकी जरूरत महसूस हो रही हो उसे ऐसा करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही घोषणा की। जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस घोषणा को सरकार के साथ उन तमाम लोगों को निभानी पड़ेगी जो परीक्षा तंत्र से जुड़े हुए हैं। ये छात्र आंदोलन जब समाप्त हो जाएगा तब छात्र संगठनों को सजग रहना पड़ेगा। इधर आंदोलन के अप्रिय पहलू ध्यान खींच रहे हैं, पर परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह एक बड़ा सुधार यह है कि नीट की अगली परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। कागज कलम की भूमिका समाप्त हो जाएगी। परीक्षाओं में सुई बराबर सेंध की भी आशंका नहीं रहनी चाहिए। दूसरी बात, सीबीआई को अपनी जांच में तेजी लानी चाहिए। मिसाल के लिए साल 2024 में नीट यूजी पेपर लीक की जांच और सुनवाई का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
2026 में पेपर लीक के दोषियों को कम से कम समय में सजा दिलाने की सीबीआई की भूमिका होना चाहिए। तीसरी बात, उन तमाम अच्छी सिफारिशों को लागू करने की जरूरत है जिनसे परीक्षा पारदर्शिता 16 आना सुनिश्चित हो जाए। समय आ गया है कि किसी भी प्रश्न से पत्र से जुड़े लोगों को परीक्षा होने तक सार्वजनिक संपर्कों से अलग रखा जाए। देश में परीक्षा तंत्र के विशेषज्ञ व ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, बस इन्हें काम करने देना चाहिए। अगला लेख है मध्य पूर्व की अशांति। मध्य पूर्व का क्षेत्र कुछ समय से अशांति का घर हो रहा है। यहाँ के मुस्लिम देशों में धार्मिक उन्माद काफी प्रबल है। उनके भीतर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम कर रही है। विश्व की बड़ी शक्तियों के स्वार्थ भी इस क्षेत्र में टकराते हैं, जिनके कारण स्थिति और पेचीदा हो गई है। सहिष्णुता और संयम का एकदम अभाव है। अब विरोधी के साथ निपटने का आसान मार्ग यही समझ लिया गया है कि उसकी हत्या करके उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। पिछले दिनों ईरान के प्रधानमंत्री जनरल रजमारा को हत्यारे की गोली ने मौत की घाट उतारा था। लेबनान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रियाद अल सोलह का भी इसी रीति से प्राण हरण किया गया। अब जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला को जेरूसलम की मस्जिद के पाक भूमि में रक्षकों द्वारा घिरे होने पर भी गोली का निशाना बना दिया गया है। जो राजमुकुट धारण करता है उसका सिर सुरक्षित नहीं है। यह शोचनीय घटनाएं इस सत्य की गवाही दे रही हैं, किंतु अपने विरोधी से निपटने का यह कायरतापूर्ण मार्ग है। उसकी प्रत्येक समझदार आदमी को निंदा करनी चाहिए। अंत में यह मार्ग सभी पक्षों के लिए घातक सिद्ध होगा, कारण किसी भी पक्ष का नेता अपने सुरक्षित अनुभव नहीं कर सकेगा। अरब देशों में काफी विवाद का केंद्र था। अरब देशों को एक सूत्र में पिरोने के लिए अरब लीग को जन्म दिया गया, किंतु अब वह अरब देशों के बीच वास्तविकता एकता स्थापित करने में विफल रही। अरब देशों में एकता स्थापित करने के बारे में बादशाह अब्दुल्ला के अपने अलग विचार हैं। वे चाहते थे कि ईरान, सीरिया, जॉर्डन आदि देशों को मिलाकर एक बेहतर मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण किया जाए। उनकी इस योजना को सीरिया पसंद नहीं कर रहा था। मिस्र को भी यह योजना पसंद न थी, कारण उसकी कार्यान्वित होने पर उसे इस बात का भय था कि अरब देशों का नेतृत्व उसके हाथ से निकल जाएगा। इजराइल के यहूदी राष्ट्र के बारे में भी बादशाह अब्दुल्ला का रुख अन्य अरब देशों में मेल नहीं खाता। अब अंग्रेज फिलिस्तीन से विदा हुए तो जॉर्डन भी दूसरे मुस्लिम देशों के साथ यहूदियों से लड़ा था और फिलिस्तीन के बहुत सारे हिस्से पर अधिकार कर लिया था। पंकज चतुर्वेदी का लेख है बच्चों को स्वच्छता के संस्कार देने से समाज बदलेगा। पिछले एक दशक में भारत ने स्वच्छता के लिए वह कर दिखाया जो आजादी के बाद कभी भी नहीं हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के लगभग 12 करोड़ शौचालय बन चुके हैं। केंद्र व राज्य सरकारों ने खरबों रुपए इसके लिए खर्च किए थे। दुनिया में ताली बजाई और मैदान पर तस्वीर अब भी वही है, टूटे हुए अस्वच्छ शौचालय और खुले में शौच। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण भारत में हर छठा व्यक्ति खुले में शौच करता है। अप्रैल 2026 की रिपोर्ट बताती है कि घर में शौचालय होने के बावजूद राज्य के 27% लोग खुले में शौच करना पसंद करते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि शौचालय कितने बने, सवाल यह है कि उनका सही इस्तेमाल करना कितनों को आता है। एक ताजा अध्ययन कहता है कि शहरों में 38% और गांव में मात्र 6% परिवार ही शौचालय का सुरक्षित इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उसके रखरखाव और हाथ धोने की प्रक्रिया का अच्छे तरीके से पालन होता है। कई गांव में शौचालय पर ताले लगे हैं। सार्वजनिक शौचालय में पानी, साबुन और रोशनी की समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे शौचालय में कोई अंदर जाना नहीं चाहता। यानी ईंट गारे से शौचालय तो बन गए पर उसकी संस्कृति नहीं बनी।
विश्व बैंक के एक अध्ययन में बताया गया था कि अपर्याप्त स्वच्छता से भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% हर साल गांव देता है, हर साल गंवा देता है। आज ये रकम कई गुना बड़ी होगी। हर साल अनुमानतः 1 से 1.5 लाख बच्चे 5 साल की उम्र से से उम्र से पहले ही मर जाते हैं। हर दिन करीब 280 छोटे बच्चों की जान इसी वजह से जा रही है। स्कूल में शौचालय ना हो तो पढ़ाई छूटती है और सुरक्षा का संकट खड़ा होता है। कार्यस्थल पर उत्पादक घटती है। अध्ययन कहते हैं कि स्वच्छता पर 1 रुपया खर्च करें तो 4.5 रुपये तक वापस मिल जाते हैं। यह वापसी दवाई, अस्पताल और काम के खोए दिनों की बचत के रूप में होती है। फिर भी हम इसी दिशा में आधे अधूरे मन से चल रहे हैं। असली समस्या कहीं और है। दरअसल शौचालय को अपवित्र मानने की पुरानी सोच अब भी जिंदा है। शौचालय साफ करने वाले को नीची नज़र से देखने की मानसिकता की वजह से कोई यह काम ठीक से नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी कमी यह है कि बच्चों को कभी सिखाया ही नहीं गया कि शौचालय में कैसे बैठें, कैसे हाथ धोएं। जब सार्वजनिक शौचालय गंदे मिलते हैं तो आम आदमी वहीं वहीं मुड़कर चल देता है जहां पहले जाता था, यानी खुले में। अब समय आ गया है कि हम ईंटों से आगे की सोचें। जब तक शौचालय बनाना और इनके रखरखाव का प्रशिक्षण दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, तब तक अरबों रुपए के निवेश बेकार जाते रहेंगे। सबसे कारगर निवेश बच्चों में है, क्योंकि बच्चे ही आदतों के सबसे बड़े वाहक हैं। इसलिए प्राथमिक कक्षा से ही स्वच्छता और शिष्टाचार नाम के विषय शुरू हों, जिसमें चित्र प्रधान पुस्तिकाओं के जरिए बच्चों को शौचालय के सही उपयोग से लेकर हाथ धोने, मासिक धर्म, स्वच्छता और शौचालय की साफ सफाई तक के तरीके सिखाए जाएं। स्कूल के शौचालय इसके आदर्श बने। लड़कों और लड़कियों के शौचालय के लिए अलग अलग चित्रावलियां बने, जिनके जरिए उन्हें बताया जाए कि इसी तरह हर कक्षा में एक शौचालय मित्र छात्र छात्रा चुने जाएं, जो रोजाना साफ सफाई, पानी, साबुन की उपलब्धता की जांच करें। अगर अब भी यह कदम नहीं उठाए गए तो शौचालय पर खर्चे लाखों करोड़ों रुपए बेकार जाते रहेंगे। लाखों बच्चे गंदगी की वजह से बीमार होंगे। लड़कियां, महिलाओं की शिक्षा पर संकट गहराता रहेगा। स्वच्छ भारत का सपना सिर्फ इमारतों का होकर रह जाएगा, मन का नहीं बनेगा। शौचालय बनाना सरकार का काम है, उनके सुरक्षित इस्तेमाल का संस्कार देना समाज का। अभी से यह काम शुरू हो जाए तो अगली पीढ़ी को गंदगी विरासत में नहीं मिलेगी। तब हमारा देश सचमुच स्वच्छ होगा। सदगुरु जग्गी वासुदेव का लेख है हथियारों की जरूरत। हमारी संस्कृति में देवी देवता किस लिए इतने सारे अस्त्र शस्त्र धारण किए खड़े हैं। किसी ने मुझसे यह सवाल पूछा। दरअसल उनका यह शंका थी कि यह हिंसा का समर्थन करने वाली संस्कृति तो नहीं। यदि दुनिया के सभी निवासी जागरूकता के साथ जीने लग जाएं तो हथियारों की कोई जरूरत नहीं होगी। दुनिया में इतनी परिपक्वता कहाँ आई है कि अस्त्र शस्त्र को बिल्कुल त्याग दें। आज सारे सफल देश शस्त्रों के निर्माण में लगे हुए हैं। सरकारें हथियारों के लिए बहुत बड़ी राशि का प्रदान क्यों करती है? आपके पास काफी मात्रा में अस्त्र शस्त्र होंगे, तभी पड़ोसी देश आपको शांति से रहने देंगे। नहीं तो क्या हमारी संस्कृति हिंसा पर विश्वास करती है? नहीं, हमारे भाई देवता अपने दूसरे हाथ में फूल और कृपा प्रदान करने वाली मुद्राएं धारण किए हुए हैं। बीटिया देश के राजा क्रोसज ने फारस देश पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। देवता के निकट जाकर दिए प्रश्न विधि से फल जानना चाहा। कृपा वचन मिल गया। कृपा वचन मिल गया। तुम्हारे हाथों एक बड़ा साम्राज्य में मटिया मेट होने वाला है। फिर क्या था? पूरे भरोसे के साथ उसने फारस पर धावा बोल दिया। करारी हार हुई। उत्तर मिला झूठा नहीं हुआ। जो मटिया मेट हुआ है वह तुम्हारा ही साम्राज्य था। देवताओं के हाथ में जो
कमल है वह जीवन के अत्यंत उन्नत और महान पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। जीवन को पूर्ण रूप से समझे बिना यदि हम लांछन लगाएं कि हमारे देवता हिंसा की शिक्षा देते हैं तो यह मूर्खता नहीं तो क्या है। आपकी नज़र में जो चीज़ें शांतिपूर्ण दिखाई देती हैं वह वास्तव में शांतिमय नहीं। मंद पवन से झूम रहे पवन को देखकर किसी निर्णय पर पहुंचे तो वह गलत निकल सकता है। धरती के नीचे जाकर देखिए, जड़ों और कीड़ों के बीच, माटी और अन्य जीवों के बीच महासंग्राम चल रहा है। पल प्रतिपल वहां लाखों जीव मर रहे हैं और लाखों पैदा हो रहे हैं। गहराई से सोचे तो जीवन हिंसा भी नहीं है, वह शांति भी नहीं है। जीवन कई गुत्थियों का ऐसा मिश्रण है जिसे बुझना संभव नहीं है। इस संस्कृति में शांति किसी बाहरी घटना के रूप नहीं समझी गई है। यही मान्यता रही है कि शांति अंदर है, इसलिए खोज को अंतर्मुखी बनाया गया। बाहरी संसार का शांति पूर्ण रहना या युद्ध में लगे रहना आपके हाथ में नहीं है। अंदर से अंदर से सदा शांत रहना आपके ही हाथों में है। यहाँ ना कोई दूसरों से ऊंचा है न नीचा। ऐसी समझ के साथ जिंदगी जीने का पर अस्त्र शस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के सारे लेख पूरे हो चुके हैं।